नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार। देश में जलसा चल रहा है सबसे बड़ा। कल तक शादी का रिसेप्शन हुआ है, शाही शादी, राष्ट्रीय शादी कहें तो भी दिक्कत नहीं है। सुना है 2500 तरह के पकवान उसमें बने थे। लेकिन खबरों की दुनिया बड़ी ख़राब रहती है। जिन अखबारों में इस शाही शादी की खबरें लबालब भरी हुई थीं, खूब जश्न के वीडियो तैर रहे थे टीवी चैनलों पर, मैं देख रहा था बाबा कहे जाने वाला रामदेव जोर जोर से नाच रहा था, भगवा कपड़ों में जोर जोर से नाच रहा था अंबानी के दरवाजे पर या दावत में, जोरों से नाच रहा था दूल्हे का हाथ पकड़कर। ऐसे खुशी के बीच भी मीडिया की अपनी मजबूरी रहती है। अखबारों ने बुरा किया कि जिस दिन जलसा था, जिस दिन शाही दावत थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे, उस दिन उन्होंने खबर छापी कि दुनिया का कुपोषण से कैसा बुरा हाल है। यूनिसेफ की खबर है, क्या करें। यूनिसेफ ने रिपोर्ट ऐसे वक्त जारी की, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए था, सोच समझकर जारी करना चाहिए था। यूनिसेफ ने रिपोर्ट जारी की कि कुपोषण के शिकार बच्चों का कैसा बुरा हाल है दुनिया में। 15 करोड़ से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनकी शारीरिक और मानसिक बढ़ोतरी, विकास रुक गया है कुपोषण की वजह से। आपको ध्यान है, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कैमरे के सामने भी कहता हूँ, अखबार में भी कहता हूँ, अपने प्रदेश की 3 अलग अलग सरकारों से मैं बात बोल चुका हूँ, अलग अलग राजनीतिक दलों से ये बात बोल चुका हूँ कि स्कूल के बच्चों को नाश्ता देना शुरू करना चाहिए। आपको ध्यान होगा, मैं बीच में किसी से बातचीत करता हूँ, उस वक्त भी इस मुद्दे को उठाता हूँ, अखबार में लगातार लिखता हूँ। छत्तीसगढ़ में 30 लाख बच्चे हैं, स्कूली बच्चे सरकारी स्कूलों में, जिनको दोपहर का भोजन मिलता है। लेकिन होता यह है, इनमें जो सबसे गरीब परिवारों के बच्चे हैं, शाम को 7-8 बजे तक इनका खाना निपट जाता है। अगले दिन मिलता है दोपहर को 12 बजे 1 बजे मिलता है खाना स्कूल में। घर में नाश्ते का कोई रिवाज नहीं रहता, इंतजाम नहीं रहता। ऐसे बच्चों की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट जो है, ये इस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। जो रात 8 से अगले दिन दोपहर 12 तक 16 घंटे का जो गैप हो जाता है, खाली पेट रहते हैं, उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। मैं यूनिसेफ के आंकड़े देख रहा था, इकोनॉमिस्ट मैगजीन में छपे हैं यूनिसेफ के आंकड़े, जो कहते हैं कि माल न्यूट्रिशन का बच्चों की बौद्धिक क्षमता पर इतना बुरा असर पड़ता है कि जब ये बच्चे कामकाजी होंगे, कुपोषण के शिकार बच्चे जब कामकाजी होंगे, तो उनकी बौद्धिक क्षमता के विकास में रुकावट की वजह से उनकी कमाई करने की क्षमता, आय की क्षमता जो है, वो तकरीबन 60% रह जाएगी। 40% करीब का नुकसान होगा उनको। ये फिक्र की बात है। इसलिए फिक्र की बात है कि कुपोषण के शिकार बच्चे उन देशों में अधिक हैं जहाँ पर आबादी तेजी से बढ़ रही है, गरीबी बहुत है, आबादी बढ़ रही है, वहाँ कुपोषण के शिकार हैं। गरीब हैं बच्चे, देश गरीब है, बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही है, जन्म दर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि मर जाते हैं कुछ बच्चे, तो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि कुछ बच्चे तो बचे रहे। इतनी कम ज़रूरत रहती है उनकी ज़िंदगी में, केवल खाना मिल जाए, नंगे बदन जी लेते हैं, तो माँ बाप को बड़ा बोझ भी नहीं लगता है। लेकिन वो बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हो पाती, स्टंटिंग होती है, कद नहीं बढ़ पाता उम्र के हिसाब से। आपको लगेगा कि 8 बरस का बच्चा दिखने में संपन्न परिवार के 4 बरस के बच्चे के हाइट का रह गया। ऐसे और भी कुछ रहता है, वेस्टिंग कहते हैं, यानी वजन कम रह गया उनका,
वेस्टिंग कहते हैं। कुपोषण के और भी नतीजे रहते हैं, सीखने की क्षमता कम हो जाती है, उनको पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते, रूखा सूखा खाना पाके वो जिंदा रह लेते हैं। जो सरकारी राशन दुकान से जो उनको चावल मिलता है, जिसको कि कई लोग मुफ्त का कहते हैं, हालांकि जनता के टैक्स का है, सिर्फ चावल से उनकी पौष्टिक ज़रूरत पूरी नहीं होती है। कई देशों में चावल भी नहीं मिलता है, भूखे मर जाते हैं बच्चे। दुनिया में बुरा हाल है। यूनिसेफ पूरे दुनिया में बच्चों की फिक्र करने वाला संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, उसके आंकड़े भरोसेमंद रहते हैं। जो रिपोर्ट है यूनिसेफ की वो ये कहती है कि महिला के गर्भवती होते ही जो 1000 दिन रहते हैं, 1000 दिन समझ लीजिए, 270 दिन करीब में तो जन्म होता है, 270 दिनों के बाद करीब करीब 730 दिन और रहते हैं। इस पूरे दौर में गर्भवती महिला रहते हुए और उसके बाद बच्चे को पैदा करने के बाद उस महिला को अच्छा पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। किसको 1000 दिन कहते हैं? यहाँ तो गर्भवती महिला जो है वो बर्तन मांजना बंद नहीं कर पाती है, घरों में जाकर ईंट भट्टी में काम करते रहती है। आपने देखा होगा ईंटें ढोने वाली एक महिला की फोटो आती है कई जगह, पीछे एक पोटली सी बांध कर उसमें बच्चे को टांगे हुए है और ईंट ढो रही है सिर पर। जाने कितनी रेत और धूल उस बच्चे पे गिरती होगी, उसको क्या पौष्टिक आहार मिलता होगा उस महिला को? वो तो बच्चा छोटा सा है, साल भर का नहीं हुआ है, और उसको टांग कर वो काम से लगी हुई है। कहीं सड़क किनारे झूले में बच्चे को टांग देते हैं, कहीं किसी कंस्ट्रक्शन साइट में टांग देते हैं, कहीं किसी 2-4 महीने के बच्चे को ट्रैफिक रेड लाइट पर भीख मांगने वालों को किराए पर दे दिया जाता है। खराब हाल है। ये हालत खराब तब और लगती है जब ये आंकड़े आते हैं कुपोषण के, कैसी भूखमरी है, कैसा कुपोषण है, एन उसी समय जानकारी आती है कि कैसी कैसी दावत हो रही है, कितने हजार करोड़ दावत में खर्च हो रहे हैं। उस समय ये दो चीज़ें एक साथ जब पेश होती हैं, मैंने छांट के नहीं किया है, मैं किसी के घर की दावत के रंग में भंग करना नहीं चाहता, लेकिन जो रिपोर्ट आ गई है मैं क्या करूं? यूनिसेफ की रिपोर्ट ऐसे ही समय आई, इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने ऐसे ही समय में विश्लेषण किया उस रिपोर्ट का। इन लोगों की आय जो है दुनिया की औसत आय से 60% ही रह जाएगी, 60% भी नहीं रह जाएगी, उससे भी कम रह जाएगी। भूख बड़े लंबे समय तक लोगों को प्रभावित करती है, पूरी जिंदगी मरने तक। बचपन का भूख और कुपोषण का दौर जो है वो मरने तक पीछा नहीं छोड़ता। आपकी कमाई कम रहेगी, पेंशन या तो नहीं रहेगी या कम रहेगी, उम्र आपकी कम रहेगी, आप मर जाएंगे। जो अगली पीढ़ी बढ़ा के जाएंगे वो पीढ़ी फिर ऐसे ही कुपोषण की शिकार रहेगी। धीरे धीरे जाकर आपके जीन्स जो हैं वो डीएनए इन सब पे असर पड़ने लगता है, अगली पीढ़ी कमज़ोर होने लगती है। क्या किया जाए? कैसे समझाया जाए सरकारों को और समाज को? केवल चावल काफ़ी नहीं है, केवल एक अनाज दे देना काफ़ी नहीं है। पोषण आहार की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ राशन के चावल से नहीं मिल पाती। कहीं कहीं पे होता है, पोषण आहार केंद्र सरकारों ने बनवाए हैं, कहीं दलिया मिलता है, कहीं कुछ और मिलता है। पोषण आहार केंद्र हैं, कहीं गर्भवती महिला के लिए हैं, कहीं छोटे बच्चों के लिए भी हैं। जहाँ कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकारें ऐसा कर पाती हैं, वो बहुत बड़ा सामाजिक योगदान है। गरीब महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ज़िंदगी में। आज हम कहते हैं कि आरक्षण मिलता है लोगों को, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके लोग जो हैं परंपरागत रूप से गरीब रहते आए, खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता है।
बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हो पाती है उनकी, उनको ज़रूरत पड़ती है आरक्षण के फायदों की। एक अलग बात है कि आरक्षण का उनका तबका जो है उसका फायदा उसी तबके के सबसे संपन्न लोग खा जाते हैं। इसलिए मैं एसटी एससी तबकों के भीतर भी, जैसे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर है, एसटी एससी में भी मैं वैसे ही क्रीमी लेयर की वकालत करता हूँ, ताकि उसके जो संपन्न लोग हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस के जो बच्चे हैं, सांसद विधायक के जो बच्चे हैं, मंत्रियों के और करोड़पतियों के जो बच्चे हैं एसटी एससी तबकों में, उनको बाहर करो फायदों से। गरीब को दो फायदा, उसी तबके के लोगों को दो, उतना ही फीसदी दो। जो गरीब हैं उनके बच्चे, उनका विकास बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। अगर आप इतने संपन्न हैं कि आपको लगता है अपने आसपास के ऐसे गरीब परिवार, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कुछ गरीब परिवार के बच्चों के लिए आप खान पान का थोड़ा सा कुछ सामान दे सकते हैं, जरा सी कोई मदद कर सकते हैं, और ऐसी मदद करके अपने घर पे काम करने वाले कामगारों का और शोषण मत कर लीजिएगा कि हम 1 किलो दलिया तुमको हर महीने देते हैं, अब तुम 1 घंटा और हमारे यहाँ काम करो। वो तो उसको रोजी मजदूरी देने के बजाय आप उसको सस्ते में निपटा रहे हैं। अगर सच में ही आपकी इच्छा है तो बिना कामगारों का शोषण किए हुए उनको थोड़ा सा कुछ दलिया दे दीजिए, कुछ तेल दे दीजिए, कुछ खाने पीने के लिए पौष्टिक चीज़ें, दाल कोई दे दीजिए, ऐसा दीजिए बच्चों के लिए ज़रा सा उनके, ताकि आपके बच्चों के साथ साथ उनके बच्चे भी ठीक से आगे बढ़ सकें। केवल यूनिसेफ या केवल सरकारों पे के मोहताज मत रहे। आप जिस किसी धर्म के होंगे, अधिकतर लोग धार्मिक ही होंगे, हर धर्म में दान की महत्ता बताई गई है। आप भी दान इसी तरह का कीजिए। छोटे बच्चों के लिए कौन कौन सी पौष्टिक चीज़ें होती हैं, आप अपने बच्चों के डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि गरीब बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की रहती है। तो प्रोटीन के लिए दाल है, कभी कोई चीज़ है, कभी आपके घर में अंडा आता है, अपने काम वालों को कहिए कि अपने बच्चे को लेके आना, उनको अपने सामने बैठ के अंडा उबाल के दे दीजिए, कुछ कीजिए। ऐसा भी मत कीजिए कि आप काम वालों को दें, वो जाके दारू पी लें, इसकी गारंटी कर लीजिए कि बेजा इस्तेमाल ना हो। लेकिन सवाल ये है कि आज जो पीढ़ी कम हाइट की रह गई है, कम कद काठी की रह गई है, उसकी बाकी पूरी ज़िंदगी जो है उसी के साथ गुजरेगी। मैं अभी देख रहा था, दुनिया के एक देश की खबर आई थी कि वहाँ मैनेजमेंट के कोर्स जो हैं उसमें ये तय कर दिया गया है कि 5 फीट 4 इंच से कम के लड़के को और 5 फीट 2 इंच से कम की लड़की को मैनेजमेंट के कोर्स में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि वहाँ की यूनिवर्सिटी का ये मानना है कि कम कद काठी के जो लोग रहते हैं वो मैनेजमेंट के ओहदों पर कामयाब नहीं हो पाते, कम कामयाब रहते हैं। इसका मतलब है कि हम जिन गरीबों को कुपोषण का शिकार पाकर कम कद काठी का रहने की गारंटी कर दे रहे हैं, वो आगे बहुत ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते, उनकी कमाई हमेशा कम रह जाती है लोगों से। तो अगर आपकी दान धर्म करने में, अगर आपकी सामाजिक सरोकार में दिलचस्पी है तो आप यहाँ पे मदद कीजिए लोगों की। मैं ये भी नहीं कहता आप यूनिसेफ को चंदा भेजिए, हो सकता है यूनिसेफ का आधा पैसा अपनी अंतर्राष्ट्रीय तनख्वाहों में चला जाता हो। आप खुद कीजिए, अपने आसपास जो ज़रूरतमंद और गरीब दिखते हैं उनको आप खुद कीजिए, जो सच में ही गरीब हैं। ये सड़कों पे जो भंडारा लगता है सड़क के किनारे, कहीं मंदिर, कहीं गुरुद्वारा, कहीं और जो भंडारे लगते हैं, इसमें खाने वाले सारे लोग गरीब नहीं रहते। मैं तो देखता हूँ 75,000 लाख रुपए की मोटरसाइकिल रोक के भी लोग खाने में लग जाते हैं। उस पर भरोसा मत कीजिए, धार्मिक भंडारों पे भरोसा मत कीजिए। खुद देखिए, खुद गरीब बस्तियों को पहचानिए, वहाँ पर जाकर बीच बीच में उन बच्चों को खाना खिलाइए, उनको अपने घर बुला के खाना खिलाइए। जो गरीब हों उनको बुलाइए, धर्म के आधार पे मत बुलाइए, जाति के आधार पे मत बुलाइए।
आपका बड़ा योगदान रहेगा। उन बच्चों का अगर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास ठीक से हो सकेगा तो हो सकता है आगे किसी और को भी वो मदद कर सकें। मैं देखता हूँ लोग एहसान को मानते हैं और दूसरों के प्रति एक हमदर्दी उनके मन में पैदा होती है कि मुझको लोगों ने मदद की थी, मैं भी किसी की मदद करूं। सोच के देखिएगा, इसके आंकड़े बहुत भयानक है। मैं एक आंकड़े बतलाता हूं आपको, भारत सरकार के आंकड़े हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं। स्टंटिंग यानी, स्टंटिंग आपको बतला दूं मैं, इसका मतलब है जब उनके उम्र के मुताबिक कद नहीं हो पाता, उनके उम्र से बहुत कम रह जाता है जिन बच्चों का कद, उनको स्टंटिंग का शिकार कहते हैं। 35.5%, 1/3 से ज़्यादा बच्चे हिंदुस्तान के स्टंटिंग का शिकार हैं। पौष्टिक आहार की कमी से, प्रोटीन, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से उनका कद अपने उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पाया है। लेकिन ये आंकड़ा अकेला भयानक नहीं है। अगला आंकड़ा और देखिए, 32.1% बच्चे कम वजन के शिकार हैं। तकरीबन 33%, हर तीसरा बच्चा हिंदुस्तान में कम वजन का शिकार है। 35% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कम हाइट के, कम कद के शिकार हैं। 33% करीब बच्चे कम वजन के शिकार हैं। महिलाओं में कुपोषण का ये स्तर जो है 15 साल से 49 साल उम्र की, यानी जो प्रोडक्टिव एज कही जाती है, जिस उम्र में बच्चे होते हैं महिलाओं को, उसमें 18.7% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। जो यूनिसेफ कहता है कि महिला को गर्भधारण से लेकर 1000 दिन तक अच्छा पोषण आहार मिलना चाहिए, क्योंकि उस महिला के दूध से उसके बच्चे का भी पोषण होता है। 18.7% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं प्रोडक्टिव एज में। ये भयानक नौबत है। 57% महिलाएं हिंदुस्तान की, 57, आधे से ज़्यादा, इसी प्रोडक्टिव एज में एनीमिया की शिकार है। खून में हेमोग्लोबिन कम है, एनीमिया की शिकार है। 57%। कहाँ से इनके बच्चे स्वस्थ रह पाएंगे? महिलाओं का ये हाल है। प्रोडक्टिव एज 15 से 49 साल। जो किशोर उम्र के बच्चे हैं उनमें 31% बच्चे जो हैं 15 से 19 साल के, वो एनीमिया के शिकार हैं। बालिकाएं जो हैं 15 से 19 साल उम्र की, माहवारी शुरू हो जाती है इस उम्र में, 59% लड़कियां जो हैं, किशोरियां, वो एनीमिया की शिकार हैं। फर्क देखिए, लड़के 31%, लड़कियां 59%। तकरीबन दुगना। किस लिए है? कि लड़कियों को माहवारी भी होती है इस उम्र में। दूसरी बात, आम हिंदुस्तानी घरों में पहले लड़के का पेट भरता है, फिर लड़की का शुरू होता है। गर्भवती महिलाओं में 52% एनीमिया की शिकार है, जिसमें यूनिसेफ कहता है कि गोल्डन पीरियड रहना चाहिए उनके लिए। आधे से ज़्यादा महिलाएं जो हैं प्रोडक्टिव एज की, गर्भवती महिलाएं, 52% एनीमिया की शिकार हैं। और सुन लीजिए, 6 महीने से लेके 60 महीने के, 6 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चे, 67% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं, खून की कमी के शिकार हैं। ये हालत है हिंदुस्तान में। आंकड़े बतलाते हैं, भारत की 74% आबादी, 3/4 आबादी स्वस्थ आहार पाने की ताकत नहीं रखती। 74%। 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ आहार पा भी नहीं सकते हिंदुस्तान में। भयानक नौबत है ये, भयानक नौबत है। मैं आंकड़े ज़्यादा गिनाऊंगा आपको दहशत होगी। मेरा तो ये कहना है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अपने इष्ट देवताओं के किसी सालाना दिन पर
भंडारा खिलाना बंद कीजिए। अपने आसपास की बस्ती ढूंढिए जो गरीबों की बस्ती है, वहाँ के बच्चों को जाके पोषण आहार बांटिए। डॉक्टर से सलाह लीजिए, अफसरों से इजाज़त ले लीजिए, ज़रूरत हो तो बांटिए। बस्ती गोद लीजिए। जितने आपके रोटरी, लायंस, चैम्बर, जितने तरह के क्लब, संगठन जो हो सकते हैं, अलग अलग बस्तियों को गोद लीजिए। लोग अलग अलग जाति और धर्म के लोग भी अलग अलग बस्तियां गोद ले सकते हैं। इन आंकड़ों को सुधारने की ज़रूरत है। देश के लिए शर्मिंदगी है। आज एक दावत के लिए, वो 2500 पकवानों वाली एक दावत के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से प्लेन में लोग आ रहे हैं। आधी धरती पार करके आ रहे हैं, गोला आधा पार करके आ रहे हैं दावत में। मैं नहीं जानता ये आंकड़े उनको कोई बताएगा तो वो खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। जो मुंबई जहाँ पे दावत चल रही है, शाही दावत, वहाँ पर क्या है? इस वक्त चल रही होगी दावत या ख़त्म हुई होगी अभी। एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है वहाँ पे, सबसे बड़ा स्लम धारावी। गरीब लोग रहते हैं, कुपोषण के शिकार बहुत हैं वहाँ पे, एनीमिया के शिकार बहुत हैं। मैं नहीं जानता इतनी दावत में, इतने खर्च में मुंबई के तमाम कुपोषण के शिकार बच्चे और महिलाएं कितने समय तक पोषण आहार पा सकते थे। कितने बच्चों की स्टंटिंग दूर हो सकती थी। अभी भी कर सकते हैं। मुकेश अंबानी बड़े व्यक्ति हैं, अभी भी वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है उनको करना चाहिए कि हमारे परिवार की शादी पर जितना खर्च हुआ है उससे दुगना खर्च हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। मुझको लगता है उनके लिए लोगों के मन में इज्जत बढ़ जाएगी। लोग महंगा डेटा कार्ड भी खरीद लेंगे जियो का। करना चाहिए उनको। मैं उनकी जगह रहता, मेरे पास पैसा रहता तो मैं करता इस काम को। फिलहाल अगर आप अंबानी नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। आप अगर 1 किलो दाल की जगह 1.5 किलो दाल अपने घर में हर हफ्ते खर्च कर सकते हैं, तो ये जो आधा किलो जो एक्स्ट्रा है, इसका दलिया बनाकर, कुछ और बनाकर, कभी सब्जी, कभी अंडा, कभी दूध, कुछ लेकर गरीब बस्तियों में कोशिश कीजिए। हो सकता है आपकी मेहरबानी से किसी बच्चे का कद बढ़ जाए, किसी बच्चे का वजन बढ़ जाए, किसी की सीखने की क्षमता बढ़ जाए। आप अपने घर में हो सकता है 800-1000 रुपए किलो का कोई मेवा भी खाते हों, लेकिन उन बच्चों को अगर 100 रुपए किलो की कोई ऐसी दाल जो सस्ते किस्म की है, उस दाल का दलिया, दूसरे दलिए में दाल मिलाकर, कोई सब्जी मिलाकर अगर आप खिला सकें लोगों को, ऐसे गरीब बच्चों को और गर्भवती माताओं को खिलाएं जो सच में गरीब हैं। किसी धर्म स्थान के बाहर भंडारा खोलकर लोगों को खिलाने का कोई मतलब नहीं है। सब खाए पिए लोग हैं, काम करते हैं। 500 रुपये रोज कमा कर जो लौट रहा है मजदूर, वो भी लाइन में लग के खा लेता है। हिंदुस्तान में इस बात का बड़े उदार हैं लोग। कहीं मुफ्त में दिख रहा है तो खा लो वहाँ जाकर, फिर किसी भी धर्म और जात का हो। मत कीजिए ऐसा। जो सच में भूखे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको ज़रूरत है। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। लोग, मुझको ध्यान है बहुत समय पहले मुंबई में एक संस्था ने ऐसा किया था। उसने शादी की दावतों में पहुंचकर परिवार से इजाज़त लेकर, मेज़बान से इजाज़त लेकर, वहाँ के बचे हुए खाने को गरीब बस्तियों में ले जाकर बांटना शुरू किया था। रात 11-12 बजे दावत पूरी होती थी। वो अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े बर्तनों में वहाँ का बचा हुआ खाना लेकर जाते थे और गरीब बस्तियों में जाकर वहाँ पर उनको पत्तल, प्लेट ऐसा देकर वो खाना देते थे। कुछ तो बेहतर होता था उनका खाना। बहुत गरीब हैं तो 3 बजे रात को भी खा लेते हैं मिलने से। आप सोच के देखिए, आप कई तरीके हो सकते हैं। मैं कोई तरीका बताने में का मैं मास्टर नहीं हूँ। हो सकता है आप अपने शहर में दावतों में जाकर घर वालों से बात करके ये तख्ती रख सकें वहाँ कि खाना जूठा मत छोड़िएगा, जो खाना अच्छा बचा हुआ है इसको ले जाकर हम गरीब बस्तियों में बांटेंगे।
हो सकता है आपकी बात से प्रेरणा पाकर कोई और भी शुरू करे कि हम अपने मोहल्ले में करेंगे, अपने गांव कस्बे में करेंगे। अच्छी बात भी कोरोना की तरह रफ्तार से आगे बढ़ सकती है, कोई केवल बीमारी नहीं बढ़ती आगे। आप सोच के देखिएगा, ये आंकड़े अगर आपको नहीं डराते हैं तो मुझको लगता है आपके भीतर इंसान की खूबियों की थोड़ी कमी है। जिस जगह हम रहते हैं वहीं हमारे आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनमें एनीमिया फैला हुआ है, जिनमें 35% बच्चे 5 साल से कम के स्टंटिंग के शिकार हैं। 5 साल की उम्र तक जो हो गए शिकार हो गए, फिर कभी वापस वो मौका नहीं मिलता। 32% बच्चे कम वजन के शिकार हैं। महिलाओं में कुपोषण का स्तर 18.7% है। हर 5वीं महिला तकरीबन कुपोषण की शिकार है। मुझको लगता है हमारे आपके जैसे लोगों को सोचना चाहिए, जिनकी बात सुनने वाले 4-6 लोग हों। अपने आसपास के 4-6 लोगों का समूह बनाइए, और कुछ नहीं हो सकता तो 1 महीने में 10 किलो 20 किलो दलिया आप लोग इंतजाम कीजिए। किसी एक जगह पकवा लीजिए, पेपर की प्लेट ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, दोना पत्तल ले लीजिए, किसी गरीब बस्ती को छांटिए, वहाँ के बच्चों को खिलाइए, जाकर बच्चों को खिलाइए। किसी धर्म स्थान जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और पूजा की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कह सकता हूँ, किसी भी कीर्तन या और जितने तरह के धार्मिक रिवाज हैं, उन सब से ज़्यादा असर ऐसे चीज़ों का होगा अगर कुपोषण के शिकार लोगों को आप मदद कर सकें तो। सोच के देखिएगा, मेरी इस बात को और लोगों को बढ़ाइएगा। हो सकता है आपके आसपास के 5-10 लोग तैयार हो जाएं। मैं भी पढ़ रहा था कहीं पर कि मेरे ही शहर में कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा समूह बनाया है जो एक मंदिर के बाहर हफ्ते में एक बार सबको खाना खिलाते हैं, जो आ जाए। सबको ज़रूरत नहीं है, सब खाते पीते घर के हैं। शहर में तो मजदूर भी 300 रुपये लेकर घर जाते हैं, उनके घर में है खाने को। जो सबसे गरीब बच्चे हैं आपको अलग दिख जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा गरीब बस्ती में, देखना पड़ेगा जो सबसे गरीब बच्चे हैं। जो मोटरसाइकिलों में जो लोग चल रहे हैं, जो कूद के आते हैं, लाइन में लग के खाते हैं, उनके ऊपर खर्च मत कीजिए। जो कुपोषण के शिकार हैं उनके ऊपर खर्च कीजिए। ये समाज में आपका पूंजी निवेश होगा, ये लोग आगे बढ़ेंगे, आपका नाम याद रखेंगे, इनके दिल से निकली हुई दुआ आपके परिवार को भी लगेगी। अपने आसपास के लोगों को ये वीडियो बांटिएगा, उनको बताइएगा। धर्म और जाति के आधार पर मत कीजिए ऐसा। खाए पिए लोगों को खिलाने से कोई पुण्य नहीं मिलता। जिसको आप गरीब कहते हैं, जिसको भंडारे में खिलाते हैं, उससे कोई पुण्य नहीं मिलता। आपको पुण्य मिलेगा जो सबसे ज़रूरतमंद कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको कुछ खिलाने से मिलेगा पुण्य, अगर आप पुण्य की धारणा पे भरोसा रखते हैं तो। सोच के देखिएगा, दोस्तों को बांटिएगा। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों को भेजिएगा, उनसे बात कीजिएगा इस बारे में। एक एक करके 11 होते हैं लोग। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग मिलके ही एक बस्ती के बच्चों को उनकी पौष्टिक रिक्वायरमेंट के लिए गोद ले सकें। सोच के देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह और कि अगर गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का आपको शौक़ है तो उसको छोड़ दीजिए। जितना शौक़ आपको इन चीज़ों को खाने का है, उतना ही शौक़ कैंसर को आपको खाने का है। आप खाते हैं 6-8 महीने में, साल भर में आपके पास कैंसर आता ही आता है। पता लगने में देर हो सकती है, आता है कैंसर, दबोच लेता है आपको। उसके बाद ऊपर लाइव लोकेशन भेजता है, वहाँ से भैंसे पर चढ़कर एक आदमी आता है, आपको ले जाता है। अपने परिवार पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। दूसरी बात याद रखिएगा, अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान, बैंक में डिपॉजिट, कार, स्कूटर छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है अगर ऐसी आदत आप उनके सामने पेश करके जाते हैं तो। आपकी मिसाल जो है
आपकी खुद की ज़िंदगी की मिसाल बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वो बच्चे अगर बीड़ी सिगरेट तंबाकू के शौकीन लोग जो हैं, उनके बच्चों का एक बहुत बड़ा खतरा रहता है माँ बाप से इस आदत को ले लेने का। मेहरबानी कीजिए अगली पीढ़ी के ऊपर। फिर मिलेंगे।